द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ को ही कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है? ये पार्ट 3 है। तो जल्दी से देख लेते हैं आज के क्लास में क्या-क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है? आज की क्लास में हम लोग वो देखेंगे। क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है? आउटर बाउंड्री कह सकते हो कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या है कि आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? सेल वॉल स्पेसिफिकली सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, बट सेल मेम्ब्रेन सब में होते हैं, ठीक है? चलो, अब इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउटर जोन से इनर जोन पे आता है या फिर सेल के अंदर एंट्री कर पाता है, और सेल के अंदर जो भी मटेरियल सब्सटेंस बने हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये बाहर एग्जिट कर पाते हैं। अब ये कुछ प्रोसेस के थ्रू हो पाता है, राइट? तो वो क्या प्रोसेस है? जैसे सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ये पैसिव मूवमेंट है जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जगह पे मूव करता है। फॉर एन एग्जांपल कि मानो एक हार्मोन को क्रिएट मतलब एक हार्मोन का क्रिएशन हुआ है। इस सेल में बहुत सारे हार्मोन बनाए गए हैं। अब यहाँ पे ये जो जोन है जिस सेल के अंदर हार्मोन को बहुत ज्यादा भारी मात्रा में क्रिएट किया गया है, फॉर्म किया गया है, तो ये जो जोन है ये हम लोग कह सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जोन, हाई कॉन्सेंट्रेशन जोन। क्लियर? जहाँ पे भारी मात्रा में हार्मोन को फॉर्म किया गया है, क्रिएट किया गया है। अब यहाँ से पर्टिकुलर कोई एक रीजन है जिसकी वजह से इस हार्मोन का इमर्जेंस हुआ है, हार्मोन का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस हार्मोन को हमें क्या करना है? सेल के बाहर लेके जाना है और उस पर्टिकुलर एरिया पे जाके इसको देना है। तो जब इस जगह से दूसरे जगह पे हार्मोन का मूवमेंट होगा, तो फिर हम लोग कहेंगे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जोन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जोन पे हार्मोनल सब्सटेंस का एक पैसिव मूवमेंट देखने को मिला है, जिसको हम लोग डिफ्यूजन कह रहे हैं। क्लियर है? पैसिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट मतलब अच्छा मेरी वॉइस कट आ रही है। कोई बात नहीं, आप एक बार ना रीजॉइन कर लो, ठीक है? चलो, एक्टिव मूवमेंट का मतलब होता है जो अभी जस्ट अभी अभी हो रहा है। एकदम सीधी सीधी बात है, प्रोसेस हुआ, एक सब्सटेंस क्रिएट हुआ और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह पे उसी टाइम पे उसका मूवमेंट हुआ, बस। पैसिव मूवमेंट का मतलब होता है जो बाद में धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है? जब कोई सब्सटेंस, कोई केमिकल, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जोन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जोन पे मूव करता है, तब हम लोग उस प्रोसेस को, उस मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के लिए कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जैसे ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, तो ये हमेशा हाई कॉन्सेंट्रिक जोन से लो कॉन्सेंट्रिक जोन पे इसका मूवमेंट होता रहता है। तो इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन किसे कहते हैं? अब मैं यहाँ पे जस्ट अब मैं यहाँ पे कुछ डिफ्यूजन से रिलेटेड आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगी। जैसे परफ्यूम, परफ्यूम का बॉटल आप सबको पता है, ठीक है? परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तब यहाँ से एक फ्रेग्रेंस का स्प्रेड होता है, राइट? एक बॉटल का फ्रेग्रेंस बॉटल में होता है, उसके बाद पूरे आसपास में एयर में हमें उसका फ्रेग्रेंस मिलता है, जिसकी वजह से जब हम लोग कपड़ों में परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो जाके कपड़े से भी वो फ्रेग्रेंस हमें मिलता है। तो ये जो
परफ्यूम सेंट होता है, जो परफ्यूम को स्प्रे किया जाता है, तो यहाँ पे भी तो डिफ्यूजन हो रहा है। परफ्यूम के बॉटल में एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है, जो कि हाई कॉन्सेंट्रिक लेवल पे है, हाई कॉन्सेंट्रिक ज़ोन पे है, मतलब बहुत सारा है। और उसका मूवमेंट जब लो कॉन्सेंट्रिक ज़ोन पे होता है, जब एनवायरनमेंट पे होता है, एयर पे होता है, जहाँ पे उस स्प्रे का, उस आर्टिकल का, ठीक है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्लियर हुआ कि डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन का मतलब क्या है? ओके। हम लोग एक और बात करेंगे जैसे फूड कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये डिफ्यूजन का एग्जांपल्स में आप लोग देख सकते हो जो परफ्यूम होता है, ठीक है? इसके अलावा जो फूड कलरिंग किया जाता है कि जैसे एक पानी है, एक पानी में क्या किया गया या फिर मान लो कि ये एक फूड है, ये एक खाना है, इसके ऊपर एक स्मॉल पिंच कलर को स्प्रे कर दिया गया और जैसे ही स्प्रे कर दिया गया, एक कलर जो कि व्हाइट कलर का था, आफ्टर स्प्रेइंग वो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो फूड कलरिंग का जो प्रोसेस है, यहाँ पे भी हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है? जहाँ पे 1 ड्रॉप इंक से, 1 ड्रॉप डाई से, 1 ड्रॉप कलर से, आर्टिफिशियल कलर से क्या होता है, फूड का कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग आइसक्रीम खाते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आइसक्रीम मिलते हैं, ऑरेंज कलर के, व्हाइट कलर के। अब जो ऑरेंज कलर का आइसक्रीम बना है, वो कैसे बना है? जो जिस पानी से, जिस केमिकल से या फिर जिस लिक्विड से आइसक्रीम को बनाया गया है, उस लिक्विड में एक पिंच कलर को स्प्रे कर दिया गया है, राइट? उस जैसे ही एक पानी में एक पिंच कलर गिरा, एक ड्रॉप कलर गिरा, वैसे ही इस वाटर का, इस लिक्विड का जो कलर है, ये चेंज हो गया, ठीक है? और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। अभी क्लियर हुआ कि डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन वो पैसिव मूवमेंट है जहां पे कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रिक जोन टू लो कॉन्सेंट्रिक जोन और इसके लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। जैसे परफ्यूम बॉटल से जो सेंट को स्प्रे किया जा रहा है, फूड कलरिंग का जो प्रोसेस है, ये सब कुछ डिफ्यूजन प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। ये डिफ्यूजन क्लियर हुआ स्टूडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो बायोलॉजी के और भी प्रोसेस को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोसिस। बहुत सिंपल है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है? वाटर के मूवमेंट जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। थ्रू सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, देखो वाटर का मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह पे वाटर मूव कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक दीवाल है, एक वॉल है, एक मेम्ब्रेन है। इस वॉल के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर वाटर का मूवमेंट या फिर वाटर का अंदर जाना तभी पॉसिबल होगा जब ये मेम्ब्रेन परमिएबल होगा। अगर ये सॉलिड मेम्ब्रेन होगा, अगर ये मेम्ब्रेन सॉलिड ईंट पत्थर से बने होंगे, सॉलिड ब्रिक से बने होंगे, तो क्या इजीली वाटर इस जगह से इस जगह पे मूव कर पाएगा? नहीं। बट अगर एक वॉल, एक मेम्ब्रेन परमिएबल होगा, ठीक है, तो इजीली वाटर का मूवमेंट पॉसिबल होगा और इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। और यहाँ पे हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल पे मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है? अच्छे से समझो। डिफ्यूजन में अच्छा नहीं समझे, कोई बात नहीं। देखो, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन में क्या होता है? एक हाई कॉन्सेंट्रिक जोन है, कोई भी सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस का काफी सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है। जब एक जगह से एक सब्सटेंस का दूसरे खाली जगह पे मूवमेंट होगा, कोई भी सब्सटेंस का, तब हम लोग उसे डिफ्यूजन कहेंगे। क्लियर है? फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास
एक परफ्यूम का बॉटल है। आपने इस परफ्यूम के बॉटल को स्प्रे कर दिया। अब परफ्यूम का जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, वो इस जगह से भी आने लगा है। इसका मतलब हाई कॉन्सेंट्रिक जोन से जब लो कॉन्सेंट्रिक जोन पे कोई सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, तब हम लोग उस मूवमेंट को डिफ्यूजन कहेंगे। क्लियर? और जब सेम मूवमेंट वाटर के केस में देखने को मिलेगा, तब हम लोग इस मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहेंगे। Diffusion is the passive movement of any substance and osmosis is the movement of water. ठीक है, यहाँ पे भी हाई कॉन्सेंट्रिक वाटर का मूवमेंट होता है लो कॉन्सेंट्रिक जोन पे, और यहाँ पे वाटर के मूवमेंट के लिए हमें एक सेमी परमिएबल और परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। ये क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेरी वॉइस अभी भी कट रही है क्या? बट बाकी स्टूडेंट्स को तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, तो ये समझ में आया। डिफ्यूजन क्या है? सिंपल फॉर्म में, जैसे कि मानो आपके पास 1 लीटर 1 लीटर कुकिंग ऑयल है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सबको? ऑडिबल टू एवरीवन? स्टूडेंट थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए। ओके, फिर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। देखो, मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपके पास कुकिंग ऑयल है, काफ़ी सारा कुकिंग ऑयल है, आपको खाना बनाना है, तो बॉटल से जब हम लोग कढ़ाई पे ऑयल डालते हैं, तो क्या होता है, बॉटल मतलब हाई कॉन्सेंट्रिक ज़ोन से कढ़ाई जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लो कॉन्सेंट्रिक ज़ोन पे हम लोग कुछ डाल रहे हैं, कुछ स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग डिफ्यूजन करते हैं। वही प्रोसेस अगर वाटर के केस में होगा, और यहाँ पे परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर को मूव करवाया जाएगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल एरिया से लो पोटेंशियल वाली जगह पे, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। अभी क्लियर हुआ? डिफ्यूजन में कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? चलो, यहाँ पे देखो, ये एक इमेज है, और इस इमेज में काफी सारे एक्सप्लेनेशंस भी है, इसके थ्रू भी आप लोग समझ सकते हो। जैसे डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से जब लो कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जोन से एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जोन पे कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जब एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक जगह से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले जोन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले जोन पे मूव करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी देखो अच्छे से लिखा हुआ है, मूवमेंट फ्रॉम पर्टिकुलर from particles from higher to lower concentration directly through lipid bilayer। यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं है। और ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ एयर। सिंपल सेम प्रोसेस है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कोई भी सब्सटेंस, और ऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर पार्टिकल्स। क्लियर? चलो, यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, ठीक है। इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देख पाते हो तो मैं बता देती हूँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ चैनल और कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, जब हायर कॉन्सेंट्रिक जोन से लोअर कॉन्सेंट्रिक जोन पे कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, और विथ द हेल्प ऑफ चैनल्स, ठीक है, कोई एक
कैरियर है, कोई एक चैनल है जिसके थ्रू ये मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहा जाता है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स यूजिंग एनर्जी। और जब कोई भी पार्टिकल्स एक लोअर जगह से हायर कॉन्सेंट्रिक जोन पे मूव कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रिक जोन से लोअर कॉन्सेंट्रिक जोन पे मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है? बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग उसे कहेंगे जब कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रिक एरिया से हायर कॉन्सेंट्रिक जोन पे होगा, और इस मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। क्योंकि आप सोचो, जहां मतलब एक बॉटल है, बॉटल से कढ़ाई में ऑयल डालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बट कढ़ाई से थोड़ा सा ऑयल कुकिंग बॉटल में डालने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। ठीक वैसे ही एक परफ्यूम बॉटल से आपने स्प्रे किया, तो परफ्यूम बॉटल से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं फ्री एयर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। बट अगर हमें एयर मॉलिक्यूल्स में से फ्रेग्रेंस वाले मॉलिक्यूल्स को स्प्रेइंग बॉटल में अगर वापस से हमें उसको रिस्टोर करना है, तो उसके लिए वो एनर्जी की जरूरत है, हमें बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो वैसे ही समझो कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पे लो कॉन्सेंट्रिक जोन से हाई कॉन्सेंट्रिक जोन पे सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, और यहाँ पे काफी सारे मेहनत लगते हैं, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का भी यूज होता है, और एनर्जी एटीपी फॉर्म्स में होते हैं। क्लियर है? अभी एटीपी फॉर्म में एनर्जी को समझो, बाकी में और भी डिटेल्स में एटीपी को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि सिंपल डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं। क्लियर है? चलो, अब हम लोग बात करेंगे एंडोसाइटोसिस के बारे में और एक्सोसाइटोसिस के बारे में। देखो, सेल एनगल्व्स मटेरियल, ठीक है, बहुत टाइम। अच्छा, एनगल्व्स का मतलब पता है आपको कि सेल एनगल्व्स मटेरियल इसका मतलब क्या है? एनीवन? जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल है। अभी तक हम लोगों ने सब्सटेंस का मूवमेंट देखा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेल के बारे में। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, अब इस सेल के प्रोसेस के लिए मटेरियल की जरूरत है, ठीक है, सब्सटेंस की जरूरत है। तो जब सेल बाहर से सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हम लोग इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहेंगे। एंडो, ठीक है, इसको मतलब समझो कि जो भी मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, वो सेल के अंदर पहुंच चुका है। क्लियर है? और इसके बाद सेल अपना प्रोसेस शुरू करेगा। बहुत सिंपल है। क्लियर है? क्योंकि आप सबको पता है हर एक सेल के अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का हर किसी का आपस में एक फिक्स फंक्शंस होता है, और सबको मिला के भी कुछ कंबाइंड फंक्शंस होते हैं। हर फंक्शंस के लिए हर सेल ऑर्गेनेल्स को अलग अलग सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ से आएगा? ये बाहर से ही तो आएगा, क्योंकि हर सेल अपने आप में एक यूनिट है। इंडियन मतलब जो भी ह्यूमन बॉडी है, या फिर जो भी प्रोकैरियोट जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं, है ना? तो इसीलिए हर एक सेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग मटेरियल की जरूरत होती है, जो उन्हें एंडो साइटोसिस के माध्यम से पूरा करना पड़ता है, बाहर से एब्जॉर्ब करके, बाहर से एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये कंप्लीट करते हैं। वहीं पे जो एक्सोसाइटोसिस होता है, ये जस्ट इसका उल्टा काम करता है। एक्सोसाइटोसिस में मानो ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एंडोसाइटोसिस के बाद सेल में अपना फंक्शन, अपना काम शुरू कर दिया है सेल ऑर्गेनेल्स ने। फिर यहाँ पे
सबने मिलके एक प्रोडक्ट, एक सब्सटेंस बना लिया है, ठीक है? सब्सटेंस फॉर एन एग्जांपल सब्सटेंस ए बनाया है। अब इस सब्सटेंस को बहुत दूर एक जगह पे क्या करना है? पहुँचाना है। तो यहाँ पे जब सेल्स पे बने सब्सटेंस रिलीज़ होता है आउटसाइड पे, क्योंकि हमें उस मतलब दूसरे सेल को उस सब्सटेंस की ज़रूरत है, ठीक है? तो जब सब्सटेंस ए को सेल से रिलीज़ कर दिया जाता है और डिफरेंट मूवमेंट के थ्रू जब वो दूसरे जगह पे पहुँचता है, तब हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब सिंपल है कि जब सेल अपने अंदर से बना सब्सटेंस को बाहर रिलीज़ कर देता है। सेल रिलीज़ेस सब्सटेंसेस आउटसाइड। जब सेल के अंदर बना सब्सटेंस को सेल बाहर रिलीज़ कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। जैसे हार्मोन सिक्रीशन, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हो, ठीक है? तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके जो नर्व सिस्टम है, इसको ठंडा करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए एक स्ट्रेस हार्मोन को क्रिएट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। उसके बाद इस स्ट्रेस हार्मोन को बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है? जहाँ पे ये हार्मोन क्रिएट हुआ है, फॉर्म हुआ है, वहाँ से इस हार्मोन को रिलीज़ कर दिया जाता है और फिर डिफरेंट मूवमेंट के थ्रू ये जो हार्मोन है, ये क्या होता है, जिस जगह पे इसको सिक्रीट करने के लिए बनाया गया है, उस जगह पे जाके ये सिक्रीट होने लगता है या फिर उस जगह में जाके ये एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। क्लियर है? ये एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे ये स्ट्रेस हार्मोन है और इसको जाना है ए पे। ए जो डेस्टिनेशन है, एक ही जगह पे जाना है, तो सेल क्या करेगा, स्ट्रेस हार्मोन को पहले प्रिपेयर करेगा, बनाएगा, फिर उसको रिलीज़ कर देगा। ठीक है? तो पहले एंडोसाइटोसिस होगा, सेल दूसरे पार्ट से सारे सब्सटेंस को एब्ज़ॉर्ब करेंगे, ठीक है? उसके बाद सेल अपना फंक्शंस शुरू करेगा, देन एक्सोसाइटोसिस होगा, जिसके थ्रू सब्सटेंस को फॉर एन एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, ठीक है? एक्टिव डिफ्यूज़न के थ्रू ये स्ट्रेस हार्मोन अपने डेस्टिनेशन वाले जगह पे पहुँचेगा और बॉडी को नॉर्मलाइज़ करेगा। क्लियर है? समझ आया? ये प्रोसेस पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने एक साथ बताया है कि पहले क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होगा, उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होगा, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफ्यूजन होगा, तो कहीं पे ऑस्मोसिस होगा, ठीक है? ऑस्मोसिस नहीं होगा क्योंकि ये हार्मोन है, ठीक है? हार्मोन के अंदर वाटर होगा, तो जाके ऑस्मोसिस होगा। अब मान लो डिफ्यूजन होगा, कहीं पे ऑस्मोसिस होगा, फिर जाके जो सब्सटेंस है वो अपने डेस्टिनी वाले एरिया पे पहुँचेगा, ठीक है? जो उसका डेस्टिनी होगा, डेस्टिनी मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ पे जिसके लिए बनाया गया है, वहाँ पे पहुँचेगा और फिर वहाँ से उसका अलग काम शुरू होगा। क्लियर है? इससे और सिंपल भाषा में शायद ही मैं इसको समझा पाऊँगी। तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन ये पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? क्योंकि इससे ज़्यादा और सिंपल भाषा में मैं नहीं समझा सकती इसको, ठीक है? देखो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं, एंडोसाइटोसिस है, ठीक है? एंडोसाइटोसिस में देखो ये एक सेल है, ठीक है? ये सेल का मेम्ब्रेन है, ये सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सेल का मेम्ब्रेन है। सेल के बाहर जो भी सब्सटेंस है, इसको एब्ज़ॉर्ब किया जा रहा है और सेल के सेंटर पॉइंट पे भेजा जा रहा है, जिसको हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एक्सोसाइटोसिस क्या है? ये सेल है, सेल के अंदर है। इसके अंदर एक नया सब्सटेंस को फ़ॉर्म किया गया और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू इसको बाहर रिलीज़ करवाया गया, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्लियर है? ये सारे एरियाज़ बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के लिए तो बेस्ट एरियाज़ है। सिर्फ़ यूपीएससी के लिए नहीं, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज़ है, जो कि सिंपल है बट थोड़ा-सा ट्रिकी है। अच्छे से इसका प्रोसेस समझ लो तो इज़िली सारे क्वेश्चन्स आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? चलो। अब देखो, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, बट
एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्लियर है? मतलब इसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए और इसके लिए भी मैं हमें एनर्जी की ज़रूरत है। मैं पीडीएफ दे दूँगी, यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए। अब हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे मैंने इमेज नहीं रखा है, क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग इसे एक इमेज से देखेंगे। देखो क्रोमोसोम क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, जिसके अंदर डीएनए होता है और प्रोटीन्स होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का काम क्या है? हेरिडिटरी को कैरी करना। हेरिडिटरी का जो नेचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाना। और क्रोमोसोम की वजह से ही क्या होता है? जितने भी मेल फीमेल का जो कैटेगराइजेशन होता है, जितने जेनेटिकल इन्फॉर्मेशंस हमें मिलते हैं कि हमारे फोर फादर्स की तरह जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये सब कुछ क्रोमोसोम के थ्रू होता है। क्रोमोसोम के अंदर हम लोगों ने डीएनए को देखा, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना। फंक्शन क्या है? अब देखो, क्रोमोसोम के अंदर ये है सेल, इसके अंदर है न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के अंदर हमें मिलेगा डीएनए, ठीक है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या फंक्शन है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कंट्रोल्स सेल एक्टिविटीज। हर सेल का क्या काम है? उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना डीएनए का काम है। प्रोटीन जो हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, प्लांट बॉडी में, एनिमल्स बॉडी में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो भी डीएनए की वजह से होता है। एंड इवोल्यूशन को करने के लिए जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये इवोल्यूशनरी वर्क और इवोल्यूशन डीएनए की वजह से पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद बात करेंगे जीन। ये जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है? और ये जीन्स फंक्शनल यूनिट होते हैं। जीन्स को क्या बोला जाता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और इसी जीन पाए जाते हैं, जीन की वजह से ही क्रोमोसोम में हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि क्रोमोसोम हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी फॉरवर्ड करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है और यही जीन फंक्शनल यूनिट होता है हेरिडिटी का। और जिसकी वजह से, जिसकी प्रेजेंस की वजह से हम लोग कहते हैं कि क्रोमोसोम ही हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी फॉरवर्ड करता है। सिंपल है, इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। क्लियर? अब ये डीएनए का एक सेगमेंट है, डिटरमाइन्स इनहेरिटेड ट्रेस, ठीक है? यहाँ पे ये इमेज देखो, ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, इसके पर्सनैलिटीज़ अलग है, इसका जो मतलब जो एनाटॉमी है ये अलग है, इसका जो लुक है, इसका जो बॉडी पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, ये इसका जो अलग ट्रेट है, ठीक है? हर ह्यूमन बॉडी के अंदर हर जगह पे पूरा का पूरा वो सेल से बना है। अब हर सेल्स के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है? उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है? जैसे मानो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर एक ये क्रोमोसोम है, जिसका लुक कुछ इस तरीके से होता है, जिसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा है। क्रोमोसोम के अंदर इस टाइप का जो आपको दिख रहा है रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं डीएनए। और इसके अंदर क्या होता है? आरएनए भी होता है, बट डीएनए के अंदर जीन होते हैं, ठीक है? जब मैं डीएनए को और डिटेल में डिस्कस करूँगी तब मैं बताऊँगी डीएनए में जो ये स्ट्रैंड्स आप लोग दिख रहे हो, हर मतलब जो स्ट्रैंड्स है वो क्या है, क्यों है? जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ये जो डीएनए है इसमें ही जीन पाए जाते हैं। ये क्लियर है? समझ आया? ये जीन कहाँ पे होता है? सोचो, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। क्लियर? बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो कि ईआर कहा जाता है, ठीक है? रफ ईआर जिसको आरईआर बोला जाता है, स्मूथ ईआर जिसको एसईआर बोला जाता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं।
क्या फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? RER, रफ RER का होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अलग-अलग प्रोटीन है, अलग-अलग प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करने के लिए अलग-अलग अ, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ACR का काम क्या है? लिक्विड सिंथेसिस करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। टॉक्सिफिकेशन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक फेमस टर्म है जो कि सोशल मीडिया में आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है, फलाना टॉक्सिक है, ढमकाना टॉक्सिक है, राइट? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जब शरीर में सेल्स के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ने लगते हैं तब जब सेल्स अपने आप से ही कुछ प्रोसेस के थ्रू, कुछ प्रैक्टिसेस के थ्रू शरीर से उस टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करने लगता है, तो उस प्रोसेस को सिंपल भाषा में हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। क्लियर? यहाँ से समझ आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? चलो, ये देखो, ये एक स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ RER प्लस SER का इमेज कुछ इस तरीके का है, ठीक है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER कुछ इस तरीके से दिखता है और ये जो है क्लियर है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये बाकी ऑर्गेनेल्स हैं। ये एक सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोजेक्ट किया गया है। क्लियर? चलो, अभी बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी को डिस्कस कर रही हूँ और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में मैं एक बस ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आगे जाके जब हम लोग हर एक सेल के पार्ट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को समझने में इजी रहेगा, राइट? थोड़ा सा आइडिया मैं दे रही हूँ एनसीईआरटी से कि सेल किसे कहते हैं, इसके ऑर्गेनेल्स क्या है, ठीक है? अभी थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद जैसे ही ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर हो जाएगा वैसे ही हम लोग डिटेल्स में सब डिस्कस करेंगे। सबका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है, क्या फंक्शन है, ठीक है? चलो, तो उस टाइम पे ये जो पीडीएफ है काफी ज्यादा काम पे आने वाला है। उसके बाद राइबोसोम है जिसको प्रोटीन फैक्टरीज बोला जाता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इसको इसके लिए मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है और इसको प्रोटीन फैक्टरी भी बोला जाता है। जैसे ये एक सेल है जहाँ पे ये आप देख रहे हो राइबोसोम है, क्लियर? मैं और ज़्यादा इमेज पे नहीं जा रही हूँ, पीडीएफ पे आप लोग खुद से देख लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे गोल्गी apparatus, जिसका काम क्या है? पैकेजिंग का। जो भी सब्सटेंस बना है, उसको अच्छे से पैकेजिंग करना, मतलब उसको अच्छे से प्रोटेक्शन देना, उसको सिक्योर करके रखना, मॉडिफिकेशन करना, स्टोर करके रखना, उसका सिक्रेशन भी गोल्गी apparatus मेंटेन करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम और लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी apparatus से होता है। ये एक सेल है ये देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी ऑपरेटर्स जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसका काम काफ़ी सारा है। बात करेंगे लाइसोसोम की, जिसको सुइसाइडल बैग भी बोला जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको तो एकदम आँखें बूंद करके रख लो क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में ये काफ़ी बार आ चुका है। अब सुइसाइडल बैग्स, ठीक है? इसका फंक्शन क्या है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर मतलब जो 2 सेल के अंदर के जो भी सब्सटेंस है, उनके डाइजेशन से रिलेटेड इनका काम है। डिस्ट्रॉय ओन आउट ऑर्गेनेल्स, जो खत्म हो गए हैं, जो ओन आउट हो गए हैं, ऐसे ऑर्गेनेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल के डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए भी लाइसोसोम फेमस है। यहाँ पे ये है लाइसोसोम, ठीक है? अभी इसको सुइसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, ये भी हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का हमारा, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका काम क्या है? एटीपी को प्रोड्यूस करना। अभी-अभी आप लोगों ने देखा कि जो एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, ठीक है? एक्टिव डिफ्यूजन है, जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, उस एनर्जी को हम लोग एटीपी कहते हैं, ठीक है? तो इस एटीपी
का जो रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए एटीपी को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा। तो इसको कौन प्रोड्यूस करता है और एनर्जी को कौन प्रोड्यूस करता है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोई भी सेल में जभी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कुछ स्पेशल फैक्ट क्या है? इसका खुद का एक डीएनए है, ओन राइबोसोम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। क्लियर? ये देखो, ये एक सेल है जिसके अंदर जो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ये है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ इस तरीके से दिखता है सेल के अंदर। और अगर इसको आप डिटेल में देखोगे तो इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर मैट्रिक्स है, क्रिस्टी है, ठीक है? तो क्रिस्टी का काम क्या है, मैट्रिक्स का काम क्या है, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के क्लास में हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो था ये फर्स्ट वाला, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपैरेटस एंड लाइसोसोम के बारे में एक ओवरव्यू देखा है, राइट? तो कोई डाउट है आज के क्लास से? एनीवन? ओके। सो थैंक यू सो मच।